नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसका नाम हमारे पास क्या है। इसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास है। इसको हम थ्योरी बेस्ड और जो भी इसके मेन टॉपिक होंगे सभी का हमने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिया है और उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन की, कि थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी ले लें कि ये सब्जेक्ट है और पहले चैप्टर में हम क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है ये हम जानकारी ले लेते हैं। तो इससे हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी पिंड पूरी तरह से परफेक्ट रिजिड नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, क्योंकि पिंड पर बहाव बल लगाने से उसके रूप या आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन या फिर विरूपण हो जाता है और ऐसा होना पदार्थ का इलास्टिक गुण को दर्शाता है। ठीक है, इसका मैं आपको समझा दूं ढंग से। इंट्रोडक्शन क्या कहना चाह रहा है। इंट्रोडक्शन ये कहना चाह रहा है कि इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण के से मतलब कि इंजीनियरिंग के तरह से अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी कोई बॉडी नहीं है, जो परफेक्ट रिजिड हो। रिजिड का मतलब जो होता है परफेक्ट कठोर हो, उस पर कितना ही फोर्स लगा लो उसमें किसी न तरीके का डिफॉर्मेशन ना हो। ऐसी कोई भी मतलब कि बॉडी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा और इस जो डिफॉर्मेशन होगा वो उस बॉडी का क्या है, इलास्टिक गुण को मतलब कि प्रत्यास्थता गुण को क्या है दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा और इंट्रोडक्शन है। तो नीचे चलते हैं। तो नीचे इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी मशीन या फिर ढांचे का निर्माण तथा उसके प्रयोग से पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से यह जानना परम आवश्यक है कि उस वस्तु पर लगने वाला बल या प्रतिबल किस प्रकृति के होंगे ताकि उसका स्ट्रेंथ की वस्तु का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ ढंग से कि मान लीजिए आपको कोई शाफ्ट बनाना है। ठीक है, आपको कोई शाफ्ट बनाना है, ये शाफ्ट आपके पास। तो इस शाफ्ट का आप पहले क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि हमको जो पावर ट्रांसमिट करनी है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हमको पावर ट्रांसमिट करनी है। तो ये शाफ्ट है ना, कितने फोर्स से पावर ट्रांसमिट कर सकती है, इससे हमारा जो शाफ्ट है वो पावर ट्रांसमिट करते समय फेल ना हो, हमें फेल से रोकना है। तो हम उसका अंदर क्या देखेंगे, हम उसमें स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है उसका कैलकुलेशन करते हैं, जिससे कि हमारी शाफ्ट जो है वो फेल ना हो और अपनी पावर को ट्रांसमिट आसानी से कर सके। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका कुछ इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम जान लेते हैं कि फोर्स क्या होता है, थोड़ा फोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो फोर्स हमारे पास आपको ऑलरेडी पता है, मैं एक बार और आपको बता दूं। बल वह कारक है जो पिंड की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को क्या कर देता है, बदल देता है। जब बदलने का प्रयास करता है बल कहलाता है। ये एक वेक्टर राशि है। तो जानते हैं बल क्या होता है। मान लीजिए कोई आपकी बॉडी है, ये रेस्ट में रखी हुई है ना, इस पे कोई फोर्स लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है। बल क्या करेगा, या इसको फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ इसकी गति में परिवर्तन होगा या फिर गति में परिवर्तन करने का इसका प्रयास करेगा। तो वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है जी, और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर राशि होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। बल वह साधन है जिसके कारण वर्क किया जाता है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो बिना फोर्स या बिना बल के आप काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी मशीन हो, कोई भी काम हो, उसके लिए आपको क्या है, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इस अध्याय में हम मशीनों एवं पार्ट्स मतलब कि पुर्जे, ढांचे या एलिमेंट पर बलों के प्रभाव के बारे में जानकारी लेंगे और एलिमेंट पर लगने वाली विभिन्न प्रकार के बलों को ही उन पर बोझ कहते हैं। मतलब कि जो बोझ आप जानते हैं ना, बोझ वो कहते हैं, बोझ लग रहा है तो उसको हम लोड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि चाहे कॉलम हो, चाहे दीवार हो, चाहे बीम हो या फिर ट्रस्ट हो या पुल हो, पर गाड़ी वगैरह का चढ़ रही है या फिर डील लोड हो या फिर लिव लोड हो, मतलब कि चल लोड हो या फिर अचल लोड हो, उन पे क्या है, फोर्स लगता है। तो उस फोर्स का हम क्या करेंगे इस अध्याय में हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं और उन फोर्स से हमको अपना जो भी डिज़ायर काम ले रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है या फिर कह सकते शाफ्ट है या फिर कोई भी चीज़ है,
वो फेल ना हो, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका क्या कर दूंगा, PDF पूरा दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं। ठीक है, यही हमारी खासियत है, कोई हम पैसा नहीं लेते हैं, हमको जो भी स्टडी देनी है फ्री में देते हैं। ठीक है, बस आपका यही एक हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारा यूट्यूब पर जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ लोड, के लोड कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में बोलते हैं भार या पर बोझ के प्रकार। एक होता है हमारे पास डील लोड होता है, एक लिव लोड होता है, मतलब कि अचल लोड होता है, चल लोड होता है। इसको मैं अपनी भाषा में समझाना चाहता हूँ आपको कि डील लोड क्या होता है। डील लोड आपके बता दूं, कोई बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, वो मतलब कि चल नहीं रही है, पर उस पर लोड लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डील लोड कहलाएगा। अचल लोड, वो चल लोड किसे कहेंगे। मान लीजिए आपका कोई पुल है, उस पर आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप चल रहे हैं, कहीं इस पॉइंट पे आते हैं, कहीं इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि कुछ इंटरवल पे क्या है, फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स आपका चल रहा है एक तरीके से, तो आपके पास चल लोड हो गया। अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, वह भार या वह बोझ जो सदैव अपना मान बिना बदले किसी निश्चित पर क्रिया करते हैं, मतलब कोई निश्चित ऑब्जेक्ट पर क्रिया करते हैं, अपना ना तो वो लोड चेंज करते हैं, ना पर अपनी कंडीशन चेंज करते हैं, और एक निश्चित मतलब बॉडी पे काम लगता है, वह अचल भार या बोझ कहलाते हैं। ठीक है, यह सदैव वर्टिकल दिशा में कार्य करते हैं, जैसे कि एक स्थान पर रखी मशीन का भार ट्रस्ट का भार, टैंकों या टंकी पर भार, ठीक है, बीम का भार, या फिर कॉलम या इन चीज़ों पर भार, मतलब कि वर्टिकल का मतलब क्या है, कोई बॉडी है, मान लीजिए बीम है जी, उस पर यहाँ से वर्टिकल लोड लगेगा। ठीक है, ये डेड लोड मतलब डील लोड कहलाता है, ठीक है, अचल लोड कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, लिव लोड किसे कहते हैं, चल लोड। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। यदि समय के साथ साथ भूमि या धरण पर भार किया बिंदु भी बदला, ठीक है, तो उसको चल या फिर बोझ कहते हैं। मतलब कि समय समय पर आप किसी बीम या फिर किसी भी पॉइंट पर लोड लगा रहे हैं, बोझ लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चल लोड कहते हैं। जैसे पुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रेलगाड़ी, बस, ट्रक के पहिए द्वारा भूमि पर लगा भार, क्रेन, मार्गों का भार आदि चल अस्थायी रूप से क्रिया करते हैं। इसका मान तथा क्रिया बिंदु भी स्थित नहीं होता। ठीक है, कोई भी मतलब इसका मान स्थित नहीं होगा, कहीं पर ज़्यादा लगेगा, कहीं पर कम लगेगा। जहाँ पर मान लीजिए कि अगर पुल है तो यहाँ पर थोड़ा ना कमज़ोर है तो यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, जहाँ पर ठोस है ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पर कम लगेगा। तो ऐसा इसका कोई भी मान मतलब कि परफेक्ट नहीं होता है, ये मतलब कि अपने कंडीशन के हिसाब से लगता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, अच्छी बल या फिर भार। जो अच्छी होता है, बल या भार क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक जो बॉडी है, बॉडी के जो सेंटर लाइन है, इसकी अच्छी लाइन है, उस पर अगर हम लोड लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अच्छी भार। ठीक है, ये समझ लिया आपने। और देख लेते हैं थोड़ा अच्छी भार के बारे में, क्या है क्या नहीं है। जो भार किसी एलिमेंट या धरण की लंबाई के अनुदिश तथा अक्ष के समांतर किसी दिशा में लगा होता है, उसको अच्छी भार कहते हैं। वही मैंने आपको बताया, कोई बॉडी है, उसका कुछ सेंटर लाइन है, यहाँ अच्छी है, यहाँ पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं या फिर स्ट्रेस लगा रहे हैं, जो कुछ भी लगा रहे हैं, उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसको हम अच्छी बल या फिर अच्छी एक्सिस वाला बोलते हैं, हम एक्सिस स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ भार, मतलब कि ट्रांजिशन लोड क्या होता है। तो इसका मतलब जो है पढ़ लेते हैं, जो धरण किसी अक्ष के लंब रूप तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में लगे होते हैं, उन अनुप्रस्थ भार कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपका ये एक शाफ्ट है, यहाँ से देख रहे हैं हम टॉप व्यू से, तो इसका ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, अनुप्रस्थ काट हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो लोड लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, अच्छी है, वो अनुप्रस्थ भार या फिर क्रॉस सेक्शन लोड या ट्रांसलेशन लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्या है, टेंसाइल लोड किसे कहते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है टेंसाइल लोड क्या होता है। टेंशन क्या होती है, किसी चीज को आप खींच रहे हैं,
दोनों साइड से खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, लेफ्ट से भी, राइट से भी खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका खिंचाव जनरेट हो रहा है उसको हम टेंशन कहते हैं, और जिस लोड का कारण ये खिंचाव जनरेट हो रहा है उसको हम टेंसाइल लोड कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया है, ये लोड आपका P है, लोड को हम P से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, टेंसल स्ट्रेस जनरेट भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है, किसी वस्तु या एलिमेंट को खींचने वाले बल को टेंसाइल लोड कहते हैं, जो चित्र में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम संपीड़न भार, मतलब कि कंप्रेसिव लोड। संपीड़न का मतलब ही क्या होता है कि दबाना, किसी चीज़ को हम दबा रहे हैं, दोनों साइड से अगर दबाएंगे तो क्या होगा, उसमें एक कंप्रेसिव लोड जनरेट होगा, और वो उसकी जो भी कुछ होगा बॉडी वगैरह वो पतली हो जाएगी या फिर कुछ भी हो सकता है। किसी एलिमेंट या वस्तु पर दोनों ओर से दबाने वाले बल को हम कंप्रेसिव लोड कहते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन लिखा है मैंने, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये बॉडी दिखाया है मैंने आपको, इधर से भी लोड लगा रहे हैं, इधर से भी लोड लगा रहे हैं, मतलब कि दबाव बल लगा रहे हैं, तो वो हमारे पास इससे जो भी जनरेट हो रहा है वो हो रहा है, आपके पास क्या हो रहा है, इससे टेंसाइल प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है। टेंशन उत्पन्न होती है तो टेंसाइल स्ट्रेस ही जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, तनाव तथा संपीड़न के भार यदि छड़ की अक्ष के समांतर कार्य करते हैं तो इसको हम अच्छे भार भी कह सकते हैं, डायरेक्ट लोड भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने आपको अभी अच्छी लोड बताया था, मतलब एक्सिस लोड बताया था। इसमें क्या बताया था, इसका जो सेंटर लाइन एक्सिस लाइन है, इस पर अगर समांतर लोड लग रहा है तो चाहे वो कंप्रेसिव हो, चाहे आपके पास टेंसाइल हो, किसी प्रकार का लोड हो, अगर उसमें एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस लोड बोलेंगे, या फिर इसको हम डायरेक्ट लोड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शियर लोड कैसे हैं, शियर लोड, ठीक है। तो शियर लोड के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रिवेट देखी है, रिवेट होती है ना, रिवेट दो प्लेटों को जोड़ने के लिए, फर्स्ट प्लेट जो हो गई, सेकंड प्लेट जो हो गई, इन दोनों को मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास रिवेट लगी हुई है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है आपका, ये सरफेस कांटेक्ट इसकी जनरेट है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, शियर करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक हाथ अपना लिया लेफ्ट, उसी के ऊपर दूसरा हाथ रख दिया, अब अपने जो दूसरे वाले हाथ को आप उसके सरफेस कांटेक्ट से क्या कीजिए, स्लाइड कीजिए, तो जो भी उस पर स्ट्रेस लगता है या फिर लोड होता है वो आपका क्या कहलाता है, शियर लोड या शियर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु या बल या भार पर इस प्रकार कार्य कर रहा है कि उससे पदार्थ में शियर हो या शियर होने से की संभावना होती है तो लगे हुए बल को क्या कहते हैं, हम शियर लोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और इसका उदाहरण देकर देख लेते हैं। यही आपका जो रिवेट का एग्जाम्पल दिया उसी के बारे में थोड़ा लिख दिया है। इसमें दोनों प्लेटों पर खिंचाव बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। यदि यह रिवेट को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो तो रिवेट टूट जाएगी। इस अवस्था में ऊपरी प्लेट में रिवेट का आधा भाग बाईं ओर तथा और आधा भाग दाईं ओर की तरफ चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरी डेफिनेशन पढ़ लेना है। मैंने आपको डायग्राम समझा दिया तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियर ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल लोड, मतलब कि जो भी आपके पास हिंदी में पढ़ लेते हैं, भाव बलों या भारों के प्रभाव में पदार्थ का जो भी कुछ इफेक्ट है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी आपने जो पढ़ा है वो लोड पढ़े हैं। अगर उन्हीं लोडों से जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको उसी लोड के नाम से स्ट्रेस जानते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रेस देख लेते हैं, एक स्ट्रेन देख लेते हैं क्या होता है। जब किसी वस्तु या पर बाहर से बल क्रिया करता है तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन या विरूपण डिफॉर्मेशन हो जाता है। जी आपको पता है कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लगेगा तो क्या हुआ, उसका डिफॉर्मेशन तो अवश्य है, कुछ ना कुछ वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, या फिर उसमें कोई ना कोई तरह की उसकी सेवा साइज में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो ही जाएगा। तो आपके पास ये हो गया, उसको डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यदि ये कह सकते हैं इस डिफॉर्मेशन का विरोध करने के लिए वस्तु के पदार्थ या मटेरियल में प्रतिरोधी बल रेजिस्टिव फोर्स अवस्था है। इस प्रतिरोधी बल का मान विरूपण के साथ साथ बढ़ता जाता है, अतः में पिंड के स्टैटिक संतुलन में आ जाने पर विरूपण हो सकता है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से समझना है कि
ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जिस पे आप अगर फोर्स लगाते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन ना हो। और उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो उसको विरोध करती है, उसका मतलब कि खंडन करती है कि भैया मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज में समझ लीजिए, थोड़ी ये डिफिकल्ट लैंग्वेज तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्ट्रेन क्या होती है? वस्तु के आकार में परिवर्तन या विरूपण को विकृति स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, वस्तु के प्रकार में उपजे प्रतिरोध बल को हम बल को प्रतिबल कहते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड बाबल का पूर्ण प्रतिरोध ना करे तो तब उसका डिफॉर्मेशन अधिक हो जाता है तथा वह वस्तु या पिंड टूट जाती है, फेल हो जाती है। ये स्ट्रेन क्या होती है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कि अगर आपकी कोई बॉडी है, अगर आप इस पर क्या कर रहे हैं? टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? कुछ रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होंगे, तो इसके कारण क्या होगा? जो इसका विरोध करेगा तो उसको तो क्या कह देंगे हम? स्ट्रेस कह देंगे, स्ट्रेस कह देंगे। लेकिन अगर वो डिफॉर्मेशन हो जाता है, ये बॉडी मेरी यहाँ से यहाँ तक हो गई, थोड़ा ना जिसमें एलोंगेशन हो गया, तो जितना एलोंगेशन हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल लेंथ जो है उससे जो भी कुछ बड़ा है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। प्रतिबल तीव्रता क्या होती है? तो इसको समझते हैं हम। किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाने पर वह वस्तु साम्यावस्था में हो तब वस्तु में उसकी अनुप्रस्थ काट की इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले इंटरनल जो भी रेजिस्टेंस फोर्स हैं या प्रतिबल हैं उसको हम क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। इसको मेरी लैंग्वेज समझिए कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर वो साम्यावस्था में है और वो उसके जो भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके पर यूनिट कह सकते हैं इकाई क्षेत्रफल एरिया, पर यूनिट एरिया पर कार्य करने वाला जो भी इंटरनल फोर्स होगा उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। इसको अगर हम फॉर्मूले समझेंगे तो 2 मिनट में समझ लेंगे। मान लीजिए आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और उसका जो जितना भी एरिया है पर यूनिट वॉल्यूम, वो पर यूनिट एरिया उसके अपॉन में होगा, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रतिबल की वो कहेंगे इंटेंसिटी। यूनिट इसकी आपको पता है फोर्स की न्यूटन होती है और एरिया की तो आपको पता है मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी। तो देखिए, किसी वस्तु या पिंड पर बल लगाने के कारण उत्पन्न होने वाले रेजिस्टेंट फोर्स के आधार पर पिंडों को निम्न 3 वर्गों में क्या है? वर्गीकृत बांटा गया है। ठीक है, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उससे जो रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है, तो उसको हम 3 प्रकार से हमने इसको डिफाइन किया है। पहला किया हमने इलास्टिसिटी, ठीक है, और प्लास्टिसिटी और रिजिड बॉडी। तो इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उसके रूप व आकार में, शेप एंड साइज दोनों में परिवर्तन हो जाता है। यदि बल को हटा लेने पर वस्तु जो होती है पुनः अपनी प्रारंभिक रूप या आकार में मतलब कि वापस लौट जाती है, धारण कर लेती है, तो यह मटेरियल का इलास्टिक गुण कहलाता है। ठीक है, इसको देखते हैं। और जिस वस्तु या पिंड में यह गुण पाया जाता है उसे हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने रबड़ देखी है, रबड़ जो बालों में लगाती हैं लेडीज, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए? दोनों तरफ से टेंसाइल लोड लगा लीजिए या कंप्रेसिव लोड लगा लीजिए, कैसा भी लोड लगा लीजिए। अगर वो रबड़ जो है, जो है आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसका साइज एंड शेप में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, और अगर आप फोर्स को हटा रहे हैं तो वो अपनी पुनः आकृति में आ जाएगी। इसी मटेरियल के गुण को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लास्टिसिटी क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु या पिंड पर बल लगाने से उसके आकार में स्थायी परिवर्तन या विरूपण आ जाता है, यदि बल को हटा लेने पर वह वस्तु या पिंड अपनी प्रारंभिक रूप या आकार में वापस ना आ सके, उसे
पिंड कहते हैं और मटेरियल की इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी बॉडी कि जिस पे अगर आपने फोर्स लगा लिया, ये बॉडी है, इस पे आपने फोर्स लगा लिया तो इसके आकार और शेप में तो परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन अगर आपने फोर्स को हटा दिया तो वह अपनी प्रारंभिक जो उसकी शेप एंड साइज है उसको रूप को धारण नहीं कर पाएगी। उसको क्या कहते हैं, हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिजिड पिंड क्या कहते हैं। जब पिंड पर बल लगाने से उसके आकार में नगण्य परिवर्तन होता है और शीघ्र ही रेजिस्टिंग फोर्स उपजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं। मैं आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसी में भी आपको बताया था कि वह रिजिड बॉडी जिसमें फोर्स लगाने पर वो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो, वो अपनी मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगी लेकिन डिफॉर्मेशन होगा, और जिसके कारण उसके अंदर जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा या फिर रेजिस्टेंट फोर्स लगा रहा होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस जी आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, बल लगाने या भार के आधार पर प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर तो उस पर जितने प्रकार के स्ट्रेस जनरेट होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके पास टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। अगर आप टेंसाइल लोड लगाएंगे फिर आप फोर्स लगाएंगे उससे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर किसी बॉडी पे कंप्रेसिव लगाएंगे तो कंप्रेसिव होगा। अगर किसी बॉडी पे आप शियर लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों बता दी मैंने। लोड और लोड ही से जो जनरेट हो रहा है स्ट्रेस उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के नाम से हम उस स्ट्रेस को जानते हैं। जान लेते थोड़ा और देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। टेंसाइल स्ट्रेस, जब वस्तु या भार या किसी भी बॉडी पर खिंचाव बल लगाया जाता है तो वस्तु में प्रतिबल जो भी उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब वस्तु पर भार या फोर्स दबाव अवस्था में लगाया जाता है तब जो बल जनरेट वो फोर्स स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस, जब किसी एलिमेंट पर शियर भार या पर शियर बल कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। किसी भी बॉडी पर अगर शियर फोर्स लग रहा है और उससे जो भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस कहेंगे। इसको हम टाउ से दिखाते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन शियर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जानते हैं कि बेंडिंग या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस किसे कहते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस से मैं आपको थोड़ा बता दूं, किसी भी बॉडी पर अगर बेंड करने वाला लोड लग रहा है तो उससे जो जनरेट स्ट्रेस हो रहा है उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। कैसे कहते हैं, मान लीजिए आपके पास ये कोई बीम है, ठीक है, और अगर मैं इस पे यहाँ पर बीच में इसके पॉइंट लोड लगाता हूँ और ये अगर इस तरीके से हो जाती है तो ये क्या हो गई है, बैंड हो गई है। तो ये बैंड हो गई है जी आपके पास, तो आपके पास ये बैंड हो गई है तो इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसी को हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का अक्षीय भार या कंप्रेसिव को भार को सीधे भार कहते हैं। ठीक है, ये तो लिखा है उसने, इसलिए इसके कारण उत्पन्न प्रतिबल को हम सीधे प्रतिबल कहते हैं। अक्षीय भार या कंप्रेसिव भार मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लोड में कि अक्षीय भार उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग या पर उसके एक्सिस के पर पैरेलल अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लोड कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नीचे क्या दे रखा है आपका। जब किसी बीम पर बाहर से अनुप्रस्थ भार अक्ष के लंबवत भार या कार्य करता है तो धरण का झुकाव या बेंडिंग होता है। इस दशा में बेंडिंग के रूप में हुए डिफॉर्मेशन के विरुद्ध में पदार्थ के उत्पन्न हुए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट है बट मैं आपको जो समझा रहा हूँ उससे अगर आप रिलेट करते हैं तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल हवा लगने वाली है। ठीक है,
हुआ नहीं, बिल्कुल इजी, सॉरी। चलो देखते हैं नेक्स्ट दे रखा स्ट्रेन क्या होती है, विकृति क्या होती है। तो स्ट्रेन को देखने के लिए सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, तो इसकी कुछ प्रारंभिक शेप एंड साइज होगा, ठीक है, शेप एंड साइज होगा जी, बिल्कुल होगा। अगर आपका ये बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाए, ये इसकी लेंथ बढ़ जाए, इसका एरिया बढ़ जाए, कम हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए बॉडी पर, तो हम क्या करेंगे कि जो आकार में परिवर्तन वाली जो स्ट्रेन है और प्रारंभिक आकार है, ठीक है, उसका अगर हम डिवाइड दे दें तो जो भी हमको चीज़ मिलेगी वो हमको मिलेगी स्ट्रेन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यदि बाहुबल के कारण प्रारंभिक वो बाहुबल बलों के प्रभाव में वस्तु के रूप व आकार में परिवर्तन डिफॉर्मेशन हो तो इस परिवर्तन की माप को ही हम स्ट्रेन कहते हैं। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी बॉडी पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने में उसके आकार या फिर उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है, तथा इसी को हम मेज़र करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हम स्ट्रेन कहते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसका अगर मैं बताऊं तो आपके पास जो आपके पास लेंथ है, उस लेंथ में जो भी परिवर्तन आ रहा है और अपॉन इनिशियल लेंथ है, ठीक है, डिफरेंट जो लेंथ है और अपने अपॉन में इनिशियल लेंथ है, उसके हम डिवाइड को ही क्या कहते हैं, हम स्ट्रेन कहते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेन कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शीयर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। चलो इनको पढ़ लेते हैं। आपके पास लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन क्या होती है जी, देख लेते हैं इस डायग्राम के अनुसार। कि अगर थोड़ा और इसको ऊपर करता हूँ, अगर मैं क्या करूँ कि किसी बॉडी को एक जगह पे फिक्स कर देता हूँ ऊपर, अब भैया मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर नीचे से फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसके प्रारंभिक लेंथ तो एल है, फोर्स लगाने के बाद ये डेल एल हो गई, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आया जी, नहीं आया, तो उसी को क्या कहते हैं हम, जो लेंथ में मतलब कि परिवर्तन आ रहा है, उससे जो भी स्ट्रेन जनरेट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, वरना आपको समझ में तो आएगी होगा। किसी चढ़ या वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाने से उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि या फिर प्रारंभिक लंबाई एल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर हम अनुदैर्ध्य स्ट्रेन हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है, इसका माना मानी किसने की है, तो वो चीज़ आप पढ़ लेना, समझ लेना, मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है शीयर स्ट्रेन। भैया जी अगर ये बॉडी है, नीचे से फिक्स कर दिए हैं, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से हो गई, तो उस पर क्या, कौन सी स्ट्रेन जनरेट हुई है, शीयर स्ट्रेन जनरेट हुई है, बिफोर शीयरिंग, आफ्टर शीयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु पर लगे हुए शीयर बलों के कारण उत्पन्न हुई स्ट्रेन को हम शीयर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका जो कुछ जे क्या दे रखा है, इसका पूरा जो आपको यहाँ पर जो डायग्राम वगैरह दे रखा है उसको समझाया गया है, ठीक है। तो इसका जो कुछ थीटा बक्स निकाल दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना, लेकिन आपको इतना डीपली नहीं पूछता है, आपसे बस ये पूछेगा शीयर स्ट्रेन क्या होती है, तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर देना और इसको पढ़ लेना, आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। लेटरल स्ट्रेन में आपको बता दूं कि ये इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले आपको। किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा में लंब रूप माप में उत्पन्न हुई विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। यदि व्यास की छड़ या फिर रोड में बल लगाने से व्यास में परिवर्तन डीएल हो जाता है, तो इसको हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। आप इसको किस तरीके से समझिए, आप समझिए कोई शाफ्ट है, शाफ्ट का क्या है, डायामीटर है, तो आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके डायामीटर में कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा जी, नहीं होगा जी, ये बताइए, होगा।
तो जो आपका जो परिवर्तन उसके डायमीटर में आया है तो वो तो आपके ऊपर हो गया डेल एल, और जो नीचे हो गया आपका इनिशियल आया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। पॉइजन रेशियो हम इसी पॉइजन रेशियो में पढ़ेंगे तो इसी से हम निकालेंगे। तो एक बार और समझा देता हूँ आपको। ये आपके पास शाफ्ट है, इसका डायमीटर डी है। आपने क्या किया कि इस पर टेंसाइल लोड लगा दिया, कंप्रेसिव लोड लगा लिया, इसका डायमीटर में पतला हो गया जी, ठीक, कम हो गया, तो इसको डेल डी कहेंगे, डायमीटर वाला, ठीक है। तो जो परिवर्तन आया वो ऊपर, जो इनिशियल है वो नीचे, आपका लेटरल स्ट्रेन कंप्लीट। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या कहते हैं, अब भैया कोई भी अगर आपका क्यू है, मान लीजिए उस क्यू पे अगर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के कारण उस क्यू में जितना भी परिवर्तन आ रहा है उसके वॉल्यूम में, वो तो ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा आपका जो इनिशियल वो वॉल्यूम है, तो उसके अनुपात को वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। इसको आप पढ़ लीजिए, आपको ना पढ़ा के तो बता दे रहे हैं आपको हम। किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण उसके वॉल्यूम में हुए परिवर्तन और प्रारंभिक वॉल्यूम के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। चित्र के अनुसार यदि किसी ठोस वॉल्यूम पर फलकों में बल लगाया जाए, जितने भी इसके फेस हैं, फेस 1 फेस 2 फेस दे रखे हैं, फलकों बोलते हैं इसको, तो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन होगा। यदि यह परिवर्तन डेल वी है तथा प्रारंभिक वॉल्यूम वी है तो उसके अनुपात को क्या कहेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो जी इलास्टिक लिमिट हमारे पास क्या होती है कि आप अगर किसी बॉडी है, मान लीजिए बॉडी ये है हमारे पास, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको फोर्स वो लगा रहे हैं, हम लगा दिया तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, ठीक है, और वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। इसी को तो हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं कि अगर आपने उस बॉडी पर फोर्स लगाया है, उससे जो भी डिफॉर्मेशन आया है, एक सीमा ऐसी आएगी कि अगर आप उस पर फोर्स कम लगाएंगे और उसका इलोंगेशन ज़्यादा होगा, उसी को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण वस्तु को विकृति करने वाले, मतलब स्ट्रेन करने वाले बाहुबलों को हटा लेने पर वस्तु अपने पहली अवस्था या रूप में आ जाती है, परंतु वस्तु पर बाहुबल या प्रतिबल सीधे सीधे बढ़ाने जाने पर एक ऐसी अवस्था भी आ जाती है जब वस्तु प्रारंभिक अवस्था इनिशियल अवस्था में ना आए, तो उस सीमा को क्या कहते हैं, हम इलास्टिक सीमा कहते हैं। मतलब कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं वो पुरानी अपनी अवस्था में आ रहा था तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर वो इतना फोर्स लगा दिया आपने धीरे धीरे बढ़ा के कि वो अपनी इनिशियल जो शेप साइज है उसमें नहीं आ पा रहा, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। प्रत्येक मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट का मान भिन्न होता है। ये नहीं कि हर, जैसे डक्टाइल मटेरियल हो गया, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, तो ये नहीं कि सभी के लिए आपके पास जो इलास्टिक लिमिट होगी सेम होगी। कुछ जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होती है, वो बहुत देर में ऐसी इसकी लिमिट आती है जिससे कि आपका इनिशियल शेप एंड साइज में नहीं लौट पाता। लेकिन ब्रिटल में क्या होता है, अगर आपने लगा दिया फोर्स, तो जैसे चौक होती है ना, अगर आपने फोर्स उस पर लगाया उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या वो दोबारा फोर्स हटाने पर अपनी अवस्था में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो उसको ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। जैसे आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि रबड़ बताई थी मैंने आपके पास, जो लेडीज़ लगाती हैं बालों को रोकने के लिए, संवारने के लिए, तो उस पर क्या होगा, अगर आप फोर्स लगाएंगे, वो डक्टाइल मटेरियल है, उस पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स लगाने पर अपनी इनिशियल अवस्था में आ जाएगी। लेकिन अगर आप फोर्स इतना लगा देंगे कि वो रबड़ टूट ही जाएगी, तो क्या वो अपनी दोबारा अवस्था में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी भिन्न भिन्न तरीके के इसके क्या होते हैं, सीमा होती है, लिमिट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। सामान्यतः इलास्टिक सीमा को हम क्या कहते हैं, लिमिट प्रोपोर्शनलिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम किस तरीके से समझेंगे, इसको हम समझेंगे हुक के नियम से। हुक एक वैज्ञानिक, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा नियम दिया था, वो दिया था आपके पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए दिया था उन्होंने अपना हुक का नियम। हुक का नियम
क्या कहता है इसको डेफिनेशन में बताएंगे, फिर हम अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो गया तो कभी निकलेगा नहीं। इस नियम के अनुसार इलास्टिक सीमा के अंदर उत्पन्न हुए स्ट्रेस या स्ट्रेन के सीधे प्रोपोर्शनलिटी को क्या कहते हैं, हम योक का नियम कहते हैं। समझते हैं इसको क्या कैसे क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी कोई बॉडी है, इस बॉडी का हम ग्राफ खींचते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, वो स्ट्रेन, कोई बॉडी है, अगर आप इसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद क्या है, जितना आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं उतना ही क्या कर रहा है, ये इसके मतलब कि साइज एंड साइज, शेप एंड साइज में परिवर्तन आ रहा है। जितना लगा रहे हैं अगर उतना ही आ रहा है, ठीक है, उतना ही आ रहा है, तो वो तो प्रोपोर्शनलिटी हो गई नहीं हो गई। जितना आप लगा रहे हैं उतना ही आपके क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है, फोर्स जितना लगा रहा है उतना परिवर्तन आ रहा है, उसको प्रोपोर्शनली क्या देते हैं। तो ये डायरेक्ट क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होता है, इसी को हम हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रबड़ है, फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगा रहा है तो उसमें उतना ही इलोंगेशन आ रहा है, उसमें उतना ही परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट, ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोलेंगे। तो इसको हम किस तरीके से जानेंगे, उसको हम जानेंगे इस तरीके से, पी लोड कह लो या फिर स्ट्रेस कह लो, ई या फिर म्यू को स्ट्रेन कह लो, ठीक है, विकृति कह लो, तो डायरेक्ट एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, जितना अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, इसी को हम जैसे इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ई साइन आएगा, इसको बोल देंगे हम इलास्टिक लिमिट। ठीक है, प्रत्यास्थता सीमा हिंदी में बोलेंगे, ई इज इक्वल टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है जी, तो इसको इलास्टिक सीमा बोल देंगे। तो डायरेक्ट क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये प्रोपोर्शनलिटी हो गया। ठीक है, ई आ गया। अब हमने क्या है, एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। किस तरीके से किया है कि अगर मैं आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला बताऊं तो स्ट्रेस एस इक्वल टू पी अपॉन ए, जितना फोर्स लगा रहे हैं, जितने पर यूनिट एरिया पर लगा रहे हैं, उससे जो जनरेट हो रहा है उसको स्ट्रेस बोलेंगे। अगर हम म्यू की बात करें, स्ट्रेन की बात करें, तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इसको बोलेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा ना जूम करके बताऊं, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पर ये देखिए आप, ठीक है, स्ट्रेस पी अपॉन ए बता दिया मैंने आपको, ई हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल बता दिया। अगर आपको डेल एल निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल एल इजकल टू पी एल, एल यहाँ पे चला जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एल यहाँ पे चला जाएगा, ए यहाँ पे जाएगा। ठीक है, नहीं ए यहाँ पे जाएगा, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं, किसी भी अगर आप बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर कितना चेंज इन लेंथ आएगा, इतने ही फोर्स पे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल भी कराएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसी को हम जो ई जो दे रखा है उसको हुक का स्थिरांक बोलते हैं, मतलब कि कांस्टेंट हुक का कहते हैं इसी को। ठीक है, इलास्टिक गुणांक कहते हैं इसको हम, या फिर इसको, ठीक है, इसे ई या वाई से दर्शाया जाता है। समझ में आ रहा है ना जी? तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपको 1000 कंप्लीट कराने आप लोगों को ही। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी, ये पढ़ रहे हैं हम यंग मॉडुलस, इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी वस्तु पर अक्षीय एक्सिस बल लगाने से उत्पन्न सीधे प्रतिबल या लंबाई में विकृति के अनुपात को हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं, या फिर यंग मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं जी? आपने क्या किया, आपने नॉर्मल स्ट्रेस लगाया किसी बॉडी पर, नॉर्मल स्ट्रेस से उत्पन्न स्ट्रेन जनरेट हो गया, तो उसी को अनुपात को हम क्या कहेंगे, यंग मॉडुलस कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान रखिए, फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाती है अच्छी खासी। ठीक है, नेक्स्ट है शियर मॉडुलस। इलास्टिक सीमा के अंदर शियर स्ट्रेस Q और उसके द्वारा उत्पन्न शियर विकृति म्यू फाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम शियर मॉडुलस कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए आप कैसे क्या कहते हैं। आपने क्या किया, किसी बॉडी पर शियर फोर्स लगा दिया जी,
तो उससे कुछ शियर स्ट्रेस जनरेट होगा नहीं होगा? हो गया जी आपके पास आ गया यहाँ पर शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस से कुछ उसमें स्ट्रेन जनरेट होगी नहीं होगी, उसको बोलेंगे हम शियर स्ट्रेन। तो इन दोनों के जो अनुपात होगा उसको हम बोलेंगे शियर मॉडुलस। इसको जी से डिनोट करेंगे, बात खत्म, ठीक है, क्लियर। बल्क मॉडुलस किसे कहते हैं? तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है। यदि इलास्टिक सीमा के अंदर किसी एलिमेंट पर परस्पर लंब दिशा में समान मान तथा प्रकृति 3 बल लगाए हों तो इसके उत्पन्न से प्रतिबल जो उत्पन्न मतलब कि उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं हम? वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाएं कुछ अलग तरीके से। मान लीजिए कोई क्यू है, वही चीज़ कोई क्यू है जी, यहाँ पर क्यू है। अब अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे आप जो फोर्स लगा रहे हैं उससे कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा, उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट स्ट्रेस, क्योंकि इसके अक्ष के क्या रहा है जी, अक्ष के क्या है लंबवत इसको हम लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी अक्ष के लंबवत लगा रहे हैं उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस बोलेंगे। और इससे जो भी इसके क्यू में परिवर्तन आएगा उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई म्यू वी, वॉल्यूम को दर्शा रहा है, और डेल पी हो गया आपके पास डायरेक्ट स्ट्रेस। इसी का अनुपात को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए 2 लेक्चर में हम इसको चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा नहीं कि एक लेक्चर के लिए 5-6 वीडियो डालूं, नहीं, जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे एक वीडियो में हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार देख लोगे ना, एग्जाम देने के बाद भी देने से पहले देख लोगे, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।